Hello students, welcome back to the online classes of KPS. We will continue our chapter 2nd of class 7th history in this video. जो इन्वेंटर्स जो कि नॉर्थ वेस्ट साइड से आए थे उनके बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें नेक्स्ट है द घोरी, जिसमें मोहम्मद घोरी जो है जो कि एक इन्वेंटर था जो नॉर्थ वेस्ट माउंटेन पासिस के थ्रू इंडिया आया था। जैसा कि उसके नाम से ही पता लगता है, उसका नाम सजेस्ट करता है कि वो घोर से था जो कि अफगानिस्तान का एक स्मॉल किंगडम है। ये जो घोर का जो रूलर था महमूद ऑफ गजनी, महमूद की डेथ के बाद उनकी डायनेस्टी कम्प्लीटली ख़त्म होने पर आ गई थी और मुइजुद्दीन मोहम्मद ने इसका फ़ायदा उठाया, इस सिचुएशन की एडवांटेज ली और घोर को इंडिपेंडेंट बना लिया। और इसी से आगे चलते हुए उसने सोचा कि क्यों ना आसपास की टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में लिया जाए। मुइजुद्दीन मोहम्मद और या फिर मोहम्मद घोरी जो है वो काफ़ी पावरफुल बन गया। अब उसका लक्ष्य क्या था, एम्बिशन क्या था कि वो कॉन्कर करना चाहता था किसको, इंडिया को, और साथ ही साथ इंडिया की जो वेल्थ है उसको लूटना चाहता था। इसी एम से उसने सबसे पहले अटैक किया मुल्तान के ऊपर 1175 में और उसको अपने राज्य में मिला लिया। 1178 में उसने गुजरात के रूलर्स को हरा दिया और उसी के बाद अपने आप को पंजाब की तरफ ले गया, जहाँ पे उसने अपने खुद के लिए प्रिपरेशन की कि वो किस प्रकार से दिल्ली और गंगा वैली को अपने राज्य में मिला सकता है। और उसी टाइम में 1178 में पृथ्वीराज चौहान जो है वो अजमेर की गद्दी पर बैठा था, जो कि काफी ब्रेव वॉरियर था। उसने चंदेलों को हराकर दिल्ली के ऊपर अपना अधिकार किया था, लेकिन गुजरात के रूलर्स ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो अब पृथ्वीराज चौहान की अटेंशन ध्यान जो है वो पंजाब और गंगा वैली की तरफ चला गया था। दो पावरफुल किंग्स थे, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी। ये दोनों ही पंजाब और गंगा वैली के ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मतभेद हुआ और जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में दो लड़ाइयां हुई। तराइन का युद्ध, बैटल ऑफ तराइन, जो कि फर्स्ट बैटल हुई थी 1191 में और सेकंड बैटल हुई थी 1192 में। और इन दोनों ही बैटल्स को पॉपुलरली फर्स्ट और सेकंड बैटल ऑफ तराइन कहा जाता है। बैटल्स ऑफ तराइन, तराइन की जो बैटल है वो पृथ्वीराज चौहान के फोर्सेस और मोहम्मद घोरी के फोर्सेस के बीच में लड़ी गई थी। तराइन में ये लोग 1191 में एक दूसरे से क्लैश हुए, भिड़े। तराइन जो है वो दिल्ली से नियर अबाउट 80 माइल्स की दूरी पर है। फर्स्ट बैटल के अंदर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को बहुत बुरी हार दी, लेकिन मोहम्मद घोरी जो है और अच्छी प्रिपरेशंस के साथ और प्लानिंग के साथ अगले ही साल वापिस आ गया। पृथ्वीराज चौहान जो है उसने नॉर्थन इंडिया के सभी राजाओं तक गया, उनसे सपोर्ट मांगा कि वो किस प्रकार से एनिमी को इंडिया से बाहर निकाल सकते हैं। सब एग्री हो गए थे, लेकिन सबसे पावरफुल राजपूत रूलर जो था, जिसमें राजा जयचंद्र का नाम है, जो कि कन्नौज का रूलर था, वो इन चीज़ों से दूर रहा। 1192 में तराइन की सेकंड बैटल हुई। मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और इसी विक्ट्री के साथ मोहम्मद घोरी जो है वो दिल्ली का सुल्तान बन गया और साथ ही साथ ईस्टर्न राजस्थान के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। 1194 में मोहम्मद घोरी ने राजा जयचंद्र जो कि कन्नौज का रूलर था उसे चंदवाड़ की लड़ाई में हरा दिया। 1192 से 1206 तक तुर्किश रूल जो है वो गंगा यमुना दोआब बिहार और बंगाल में एस्टेब्लिश हुआ। मोहम्मद घोरी अब यहाँ पर नहीं रुका, उसने अपने ट्रस्टेड जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी को यहाँ छोड़कर वापस घोर चला गया। लेकिन जैसे ही वो घोर के रास्ते में जा रहा था उसका मर्डर कर दिया गया और उसे ही इंडिया के अंदर तुर्किश रूल का फाउंडर माना जाता है। नेक्स्ट इज साउथ इंडिया। तीन इंपॉर्टेंट किंगडम जो कि इंडिया के साउथ इंडिया के अंदर डोमिनेट थे वो थे पल्लव, पांड्य और चोल। ये तीनों जो है वो हमेशा एक दूसरे के साथ स्ट्रगल करते रहते थे अपने आप की सुपरमेसी को प्रूव करने के लिए। फर्स्ट है द पल्लव। पल्लव जो है वो काफ़ी पावरफुल थे 7th से 8th सेंचुरी के बीच में। उनकी कैपिटल जो है वो कांची थी। उन्होंने काफ़ी ब्यूटीफुल टेम्पल बनवाए स्टोन से। पल्लव जो है वो बाद में चोल शासकों से 9th सेंचुरी में हार गए थे और बाद में उनका शासन वहीं पर खत्म हो गया। नेक्स्ट इज द पांड्या। पांड्या जो है उन्होंने अपनी कैपिटल जो है मदुरै के पास इस्टेब्लिश की और इनके बारे में डिटेल जो है वो हमें मार्को पोलो के अकाउंट से मिलती है। इनका किंगडम जो है वो 14th सेंचुरी में खत्म हो गया था। नेक्स्ट है द चोल। चोल डायनेस्टी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एम्पायर था साउथ इंडिया का 800 से 1200 के बीच में। रूलर्स जो थे इस डायनेस्टी के उन्हें इंपीरियल चोल कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी पावरफुल एम्पायर उन्होंने एस्टेब्लिश किया था साउथ इंडिया के अंदर। साउथ इंडिया के जो रूलर्स थे उन्होंने 4th सेंचुरी तक रूल किया। इनकी कैपिटल जो थी वो तंजौर या तंजावुर थी। विजयालय जो है उसने चोल डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी थी। उसने तंजावुर के अंदर काफ़ी सुंदर मंदिर बनवाए थे और वहीं पर उसने निशंबुदुसिनी माता का मंदिर भी बनवाया था। नाउ नेक्स्ट इज राजा राज चोल।
सबसे ग्रेटेस्ट चोल किंग जो है वो राजाराज चोल था। काफी ब्रिलियंट कमांडर था और उसे राजाराज फर्स्ट भी कहा जाता है। उसने कुछ ही सालों के अंदर अपने छोटे से किंगडम को एक बड़े साम्राज्य के अंदर बदल दिया था। किसकी हेल्प से? अपनी ऑर्गेनाइज्ड आर्मी और नेवी की हेल्प से। किंगडम जो था उसके अंदर काफ़ी रिच रिसोर्सेज थे। एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर जो था वो उसने अपने राज्य को ट्रांसफॉर्म किया, रीऑर्गेनाइज किया और अपने एडमिनिस्ट्रेशन से उसे एम्पायर बना दिया। ट्रेड को कंट्रोल किया उसने अरब के साथ वेस्टर्न कोस्ट में। राजा राज जो उसने तिरुवनंतपुरम के जो चेर थे उनको हराया और मालाबार कोस्ट के ऊपर अपना अधिकार किया, पांड्य जो मदुरई के थे उनको हराकर। और उसने चोल मंडलम कोस्ट के ऊपर भी अपना अधिकार किया था। राजा राज फर्स्ट जो है उसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी की जरूरत थी ताकि एक स्ट्रॉन्ग जो है राज्य को बनाया जा सके। उसकी नेवी जो थी उस टाइम की सबसे बेस्ट नेवी थी। उसने श्रीलंका के नॉर्थ पार्ट को अपने कंट्रोल में किया, दक्कन के जो चालुक्य थे उनको भी हराया, मालदीव के ऊपर कंट्रोल करने के लिए अपने नेवल फोर्सेस को भेजा उसने। बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजावुर में तमिलनाडु के अंदर, उसका कंस्ट्रक्शन भी उसी ने करवाया था। नेक्स्ट इज राजेंद्र चोल। राजा राज फर्स्ट की डेथ के बाद उसका बेटा राजेंद्र चोल जो है वो गद्दी पर बैठा। उसने उन्हीं पॉलिसीज को कंटिन्यू किया जो कि राजा राज चोल करता था। एम्पायर जो था वो काफ़ी पावरफुल हुआ राजेंद्र चोल के टाइम में। उसने श्रीलंका, जो कि श्रीलंका के कुछ पार्ट को राजा राज चोल ने अपने कंट्रोल में लिया था, पूरे श्रीलंका को कंट्रोल में लेने का काम राजेंद्र चोल ने किया। उसकी आर्मी ने चेर और चालुक्य रूलर्स को हराया और बाद में नॉर्थ ईस्ट की तरफ गए जो कि प्रेजेंट डे में वेस्ट बंगाल जो है वहाँ पे पाल को हराकर उसको अपने राज्य में मिला लिया। उसकी आर्मी म्यांमार तक भी पहुँच गई थी। लोग जो है वो राजेंद्र चोल को गंगई कोंड चोल जो है या फिर कॉन्कर ऑफ गंगा भी कहते हैं। गंगई कोंड चोलपुरम, अगर हम इस वर्ड को देखें, अगर हम ये 4 वर्ड से मिलकर बना है और अगर हम इनको पीछे से पढ़ें, सिटी पुरम, चोल चोल, ब्रॉट कोंडा और रिवर गंगा गंगई, मतलब कि वो जो है वो उसने अपने मंदिर के अंदर एक टैंक बनवाया और उस टैंक को गंगा नदी से भर दिया था। मतलब जो एक चोल राजा जो कि गंगा नदी को लाया था शहर के अंदर। राजेंद्र चोल जो है उसने गंगई कोंड चोलपुरम नाम की एक सिटी की फाउंडेशन रखी और उसी के लिए उसने एक स्पेशल कोरोनेशन सेरेमनी करवाई थी अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए। राजेंद्र चोल जो था वो सबसे ज्यादा एडवेंचरस कैंपेन करता था साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। ट्रेड के लिए इंडियन शिप जो है वो मोलुका तक भी जाती थी अब उसके किंगडम में, और श्री विजय के किंगडम में उसका कंट्रोल था। इसी के साथ साथ राजेंद्र चोल जो था वो एक दूसरे का उपचार करने का या फिर चीजों को देखने का भी ध्यान रखता था। राजेंद्र चोल जो है बाद में उसके सक्सेसर जो थे वो हमेशा अपने नेबरिंग किंगडम के साथ कंटिन्यू लगते रहे। चोल डायनेस्टी जो है वो काफी फ्लोराइज हुई थी, संपन्न हुई थी राजेंद्र चोल के टाइम में। उसकी वेल्थ जो है या फिर धीरे धीरे मान लो जो आगे उसके सक्सेसर्स आए वो हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते रहे, एक दूसरे की वेल्थ को, रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए, जिसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंस किया वॉर के अंदर या फिर एक दूसरे के राज्य को कंट्रोल में करने के लिए, जिससे कि उनकी ट्रेजरी, उसका खजाना जो था वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से चोल एम्पायर कमजोर पड़ गया। वो 13वीं सेंचुरी तक आते आते चोल एम्पायर पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। नेक्स्ट इज चोल ट्रेड। ट्रेडर जो थे चोल पीरियड में वो काफ़ी डोमिनेटेड ट्रेड थे। 2 चीफ पोर्ट थी, कावेरी पट्टनम और नागपट्टनम। मर्चेंट जो थे वो वहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से आते थे। कुछ एविडेंस भी मिले हैं जिनसे पता लगता है कि इन सिटीज़ के थ्रू ट्रेड होता था। ट्रेड गिल्ड्स भी बनाए गए थे। जो ग्रुप होता है ट्रेडर्स का उसे ट्रेड गिल्ड कहते हैं। प्रॉफिट जो था ट्रेड से वो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए यूज़ में लिया जाता था। चोल जो थे उनका व्यापार चाइना के साथ भी होता था। कल्चरल अचीवमेंट ऑफ द चोल, फर्स्ट है टेम्पल्स। टेम्पल्स जो है जो चोल शासकों के द्वारा बनाए गए थे वो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर का। फेमस टेम्पल जो कि तंजावुर में बनाया गया या फिर गंगई कोंड चोलपुरम में बनाया गया है राजा राज और राजेंद्र चोल के द्वारा। चोल टेम्पल जो थे उसके अंदर कल्चरल एक्टिविटीज भी करवाई जाती थी और साथ ही साथ चोल टेम्पल जो थे उनके आसपास सेटलमेंट भी डेवलप की गई, मतलब रहने के लिए, लोगों के रहने के लिए जगह भी डेवलप की गई थी। मंदिरों के अंदर जो है वो कुछ होली जो गीत होते हैं वो भी गाए जाते थे। कुछ इंस्क्रिप्शन से पता लगता है कि मंदिर जो है हॉस्पिटल के नज़दीक बनाए जाते थे। इंस्क्रिप्शन जो है हमें ये इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि मेडिसिन जो है वो भी हॉस्पिटल्स में मेंटेन की जाती थी। मंदिर जो थे वो लोगों के लिए मीटिंग प्लेस थे और साथ साथ लोकल इश्यूज जो थे वो भी मंदिर में डिस्कस किए जाते थे। नेक्स्ट इज स्कल्पचर्स।
सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर जो चोल क्राफ्ट का है वो है ब्रॉन्ज इमेजेस। ब्रॉन्ज इमेज जो चोल टाइम में बनाई गई थी वो सबसे फाइन इमेज है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो पाई गई है। जो ब्रॉन्ज इमेजेस होती थी वो लगभग डेटीज की देवी देवताओं की होती थी। बहुत ही कम ऐसे स्कल्पचर मिले हैं जो कि किसी डेवोटी मतलब भक्त के बने हो। नेक्स्ट इज लैंग्वेज एंड लिटरेचर। बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज जिसमें तमिल, तेलुगु और कन्नड़ है वो उस टाइम में डेवलप हुई थी। इंपॉर्टेंट लिटरेरी अचीवमेंट जो कि उस टाइम में लिटरेरी वर्क किया जाता था उसको दूसरी भाषाओं से ट्रांसलेट किया गया था अपनी खुद की लैंग्वेजेस में। चोल इंस्क्रिप्शन जो है वो एक सोर्स है जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं राजा की कॉन्क्वेस्ट का, लैंड ग्रांट का, विलेज गवर्नमेंट का, या फिर इंपॉर्टेंट पोस्ट या ऑफिशियल्स होते थे उनकी जानकारी हमें मिलती है। उसी के साथ साथ वो हमें रेवेन्यू इवेल्युएशन और कलेक्शन के बारे में भी डिटेल अकाउंट देते हैं। कॉपर प्लेट के ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस है चोल के डायनेस्टी के वो काफी यूनिक फीचर है जो उस टाइम में राइटिंग के लिए यूज में लिया गया था, जिसके ऊपर इवेल्युएशन जो सिस्टम है वो इवेंट है, कॉन्क्वेस्ट है, लैंड ग्रांट है, इन सब चीजों को लिखा जाता था। इंस्क्रिप्शन जो है वो मंदिरों की दीवारों के ऊपर भी लिखे हुए पाए गए हैं या फिर कुछ दूसरी जगहों पे भी इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं। अधिकतर जो इंस्क्रिप्शन है वो बृहदेश्वर टेम्पल की दीवार के ऊपर भी मिलते हैं। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन। किंग जो था वो सबसे पावरफुल पर्सन था, लेकिन किसी भी काम को करने से पहले वो अपने काउंसिल से, मिनिस्टर्स की जो काउंसिल थी या उसके पुरोहित जो होते थे उनसे एडवाइस लेता था। एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको असेंबलीज के थ्रू जो टाउन और विलेजेस में अलग अलग बनाई जाती थी वो देखते थे। इजी और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चोल एम्पायर जो है वो प्रोविंसेस में डिवाइड था जिसे मंडलम कहा गया है। मंडलम को आगे वेलंदूज में या डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर रखा था। जो ग्रुप ऑफ विलेज है जो कि एक बड़ी यूनिट बनाते हैं उन्हें नाडू कहा गया है। किंग जो है वो खुद गवर्नर को अपॉइंट करता था जो कि मंडलम की देखभाल करते थे, जिसके अंदर काफी सारे टाउन्स भी होते थे। टाउन को नगरम कहा गया है। एक बड़ा टाउन जो होता था उसे तन्यूर कहा गया है और जो गवर्नर होता था वो रॉयल फैमिली से ही होता था। इन असेंबली की जो मीटिंग जो थी या फिर इम्पोर्टेंट पार्ट जो था चोल, ये असेंबली जो थी वो चोल एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो कि मॉडर्न टाइम में होती है उसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं। और जो सभा थी वो दो इम्पोर्टेंट असेंबली थी जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में रूरल एरियाज के अंदर चलाई जाती थी। उर जो थी वो एक जनरल असेंबली थी जिसके अंदर की जो लैंड ओनर्स होते थे गांव के उनकी सभा होती थी। वो उर के जो मेंबर्स थे और सभा जो है उनके अंदर जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होता था, कितने वो ऑनेस्ट हैं, वो अपने और अपनी फैमिली मेंबर्स का अकाउंट जो है फेयरली सबमिट करते थे असेंबली इलेक्शंस के लिए। और जो फंक्शन था सभा का उसे प्रकंतक इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि कमेटीज जो है वो अलग अलग काम करती थी, जैसे कुछ टेम्पल्स को देखना, गार्डन को देखना, लैंड रेवेन्यू, लॉ और ऑर्डर को देखती थी। इसी पीरियड में ट्रेड और कॉमर्स जो था वो काफी अच्छा था। चोल इंस्क्रिप्शंस के अंदर लार्ज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन जिन्हें मनीग्रामम कहा गया है उनके बारे में भी बताया गया है। ये मनीग्रामम जो थे वो इनलैंड टाउन्स के अंदर या फिर कोस्टल एरियाज के अंदर व्यापार को देखते थे। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। चोल के टाइम में एग्रीकल्चर में काफी नई डेवलपमेंट देखने को मिली। लार्ज स्केल एरिया जो है बहुत बड़ी मात्रा में एरिया को कल्टीवेशन के लिए खाली किया गया, जंगलों को काटा गया और लैंड को लेवल अप किया गया एग्रीकल्चर के लिए। चोल जो है उन्होंने ही एक साल के अंदर जो 2 फसलें उगाने का मेथड है वो इंट्रोड्यूस किया था। चावल का कल्टीवेशन जो है उसमें इन लोगों को एक्सील्ड थी, मतलब काफी महारत हासिल थी। नेक्स्ट इज इरिगेशन। चोल जो है उनका इरिगेशन सिस्टम काफी वेल ऑर्गेनाइज था। कावेरी नदी की काफी ब्रांचेज जो थी उसको छोटे छोटे चैनल्स के थ्रू फर्टाइल लैंड को बनाने के लिए यूज में लिया जाता था। जो टेक्निक जो है इससे लैंड को फर्टाइल बनाया गया जिसकी वजह से वो फसलों को लगा पाते थे और अच्छी फसलें हो पाती थी। फ्लड को रोकने के लिए एम्बैरकमेंट बनाए गए डेल्टा रीजन के अंदर ताकि तेज गति से बाढ़ का पानी बहकर आकर उनकी फसलों को खराब ना करे। चोल जो है उन्होंने काफी कनाल्स भी बनाई ताकि फील्ड तक पानी को लाया जा सके। आर्टिफिशियल वाटर क्रॉपिंग का जो मेथड है वो भी उन्होंने यूज किया। उन्होंने कुएं खुदवाए, बड़े बड़े टैंक बनवाए जहाँ पे कि रेन वाटर कलेक्ट किया जाता था और लोग जो है वो भी डेवलपमेंट वर्क में काफी इंटरेस्ट लेते थे। कावेरी नदी के ऊपर उन्होंने डैम बनवाया तंजावुर के अंदर जिसे कि साउथ की ग्रेनरी कहा जाता है। चोल टेम्पल भी काफी रिच थे जिससे कि उनके अंदर जितना भी पैसा होता था उसको एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट किया जाता था, जिससे कि वहां के लोगों को बैरन लैंड को एक कल्टीवेटिव लैंड बनाने के लिए इकोनॉमिक सपोर्ट मिल जाता था और इरिगेशन के लिए भी उन्हें अच्छा साधन मिल जाता था।
किंग जो है वो भी ड्राई लैंड्स के लिए पैसे देता था ताकि उसको डेवलप करके एग्रीकल्चर के लिए यूज में लिया जा सके। चोल पीरियड जो है उसे सबसे स्पेक्टिकुलर और रिमार्केबल पीरियड इंडियन हिस्ट्री का माना जाता है। और इसका रीजन क्या है कि उस टाइम में ऑल राउंड डेवलपमेंट और प्रोस्पेरिटी को ध्यान में रखा गया। उनकी अचीवमेंट जो है कल्चर, वॉरफेयर या फिर एग्रीकल्चर, इन सभी में हर तरीके की अचीवमेंट उन्होंने हासिल की है, जिसे कि आगे आने वाली सदियों तक याद रखा जाएगा।